वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने NCERT, एग्जाम आइडिया और TR Gen को बेस बनाया है। तो आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी टॉपिक्स में से कोई भी डाउट नहीं बचेगा और इनफैक्ट आपको बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो in English has come from a Greek term macros, which means large. Friends, English का टर्म मैक्रो हमें ग्रीक के टर्म मैक्रोस से मिला है और जिसका मतलब होता है लार्ज। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे और टर्म्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन हमें ग्रीक लैंग्वेज में मिलता है। तो ऐसा इसीलिए है कि इकोनॉमिक्स को एंशिएंट पीरियड में ग्रीस में स्टडी किया गया था। तो चलिए अब थोड़ा डेफिनेशन पे नजर डाल लेते हैं। Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस डेफिनेशन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको रिकॉल करने में इजी हो। फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम थ्रू आउट आवर 12th स्टैंडर्ड समझेंगे। तो यहाँ हमने बस ये समझा है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फंक्शन होता है उन इकोनॉमिक इश्यूज या फिर उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करना जो कोई भी नेशन फेस करता है। नेशन एज इन पूरी इकोनॉमी जिन इश्यूज और जिन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है, उन इश्यूज और उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक किन एरियाज को कवर करता है और कैसे सिचुएशंस को डील करता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहला, will the price rise as a whole और come down? ये किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या हमारी इकोनॉमी में कमोडिटीज के प्राइस राइज होंगे या फिर वो फॉल होंगे। दोनों के ही अपने इम्पैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। अगर प्राइस राइज होते हैं तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन होती है और लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। देन सेकंड, इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ अ कंट्री एज अ होल गेटिंग बेटर और वर्सनिंग, कि क्या हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो बेटर हो रही है या फिर वर्स हो रही है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कि क्या हम हमारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स दे आर अर्निंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन। Thirdly, what is the level of output in the economy? किसी भी इकोनॉमी का level of output यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन करते हैं। एंड लास्टली, हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि हम हमारी इकोनॉमी में टोटल सारे ही सेक्टर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े और हमारे सारे ही जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये सब एड्रेस किए जा सकें। तो आई होप अब हमें समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है और ये कैसे इश्यूज को स्टडी करता है। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। Macroeconomics can be defined as that branch of economics that studies the economic issues or economic problems at the level of a country as a whole. So the next we have is the difference between macroeconomics and microeconomics.
तो द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आर रिटन ऑन द स्क्रीन। हम इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है बेसिस ऑफ स्टडी। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बनता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं और जब हम उनको सबको मिला देते हैं तो वो इकोनॉमी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को पिक करें और उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करें तो हम कहेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी को कोलैबोरेटिवली उसके सारे इंडिविजुअल्स को मिला के स्टडी करें तो फिर हम कहेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। देखते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स It is the study of economy as a whole। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को as a whole study करते हैं। Examples, in microeconomics, it studies how a consumer makes a choice of goods and services to maximize his satisfaction with a given income। कि कैसे एक कंज्यूमर इज अगेन एन इंडिविजुअल यूनिट। हम पूरे नेशनल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को पिक करता है ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। On the other hand, in macroeconomics, we see that it studies how the national resources are used so that the welfare of all the residents is maximized। यहाँ पे हमने सारे ही residents की welfare के बारे में सोचा है और ये देखा है कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी के सारे national resources को use करें कि हमारे residents की welfare maximize की जा सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है वो क्वांटिटीज या फिर वो कंपोनेंट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर हम इन नंबर्स, इन किलोग्राम्स, इन ग्राम्स, इन लीटर्स, इन मीटर्स, तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो माइक्रो इकोनॉमिक उन वेरिएबल्स को स्टडी करता है विच आर माइक्रो मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को। और जब हम उन सारे ही इंडिविजुअल्स को मिला देते हैं और फिर एक साथ कंबाइनली स्टडी करते हैं तो हम उनको बोलते हैं मैक्रो वेरिएबल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इन मैक्रो वेरिएबल्स को जो हम एक साथ सारे यूनिट्स को मिला के स्टडी करते हैं। For example, in microeconomics, individual demand or supply, individual firms output, individual savings, price determination of a commodity। Individual demand मतलब एक इंडिविजुअल की, एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की डिमांड या फिर एक कमोडिटी की डिमांड, या फिर इंडिविजुअल सप्लाई, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, एक फर्म का आउटपुट, सिमिलरली एक पर्सन की सेविंग्स, फिर एक कमोडिटी का प्राइस। ये सारे ही वो टर्म्स हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो इन सभी को हम माइक्रो वेरिएबल्स बोलते हैं और ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी सी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। All these issues are studied at the level of economy। ये सारे ही वो issues हैं। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई, नेशनल इनकम सारे ही इंडिविजुअल्स की इनकम, सिमिलरली नेशनल सेविंग्स, प्राइस लेवल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे ही वो इश्यूज हैं जो हम कंबाइनली स्टडी करते हैं और इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एजेंट्स। तो पहले इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब समझ लेते हैं।
Economic agents refers to individuals and institutions who take the economic decisions. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब वो इंडिविजुअल्स और वो इंस्टीट्यूशंस जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं. इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी कंजम्पशन होगी, हमारी इकोनॉमी में कितना मॉनेटरी सप्लाई होगा, कितना हम क्रेडिट ग्रांट करेंगे, ये सारे ही इकोनॉमिक डिसीजंस जो इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो इन सभी डिसीजंस को लेने वाले इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स. इकोनॉमिक एजेंट्स दो तरह के होते हैं. पहला इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स and second institutional economic agents. So let us first have a look on individual economic agents. It include consumers and producers. They focus on the maximization of personal gains. Individual नाम से पता चल रहा है कि it comprises of individuals. और कौन से individuals? Consumers या फिर producers. ये दोनों ही कंज्यूमर का हमेशा फोकस ये रहता है कि मैं अपनी लिमिटेड इनकम से कौन से गुड्स परचेज करूं, कौन से कहां एक्सपेंडिचर करूं कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज मुझे मैक्सिमाइज होके मिल सके. सिमिलरली प्रोड्यूसर्स का ये फोकस रहता है कि मैं कौन से गुड्स प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स सप्लाई करूं कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं और जिनकी डिमांड जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो. तो ये दोनों ही अपने पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं. इनका मेन फोकस होता है टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन्स. सेकेंडली, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, बैंक्स. दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. फ्रेंड्स, इनमें गवर्नमेंट आती है, कॉर्पोरेशंस आते हैं और बैंक्स आते हैं और इनका काम रहता है कि ये इकोनॉमी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचें और उसके लिए एक्शंस लें. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का ये फोकस रहता है कि हम इकोनॉमी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, हम किन किन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दें, कहाँ कहाँ से टैक्स रिडक्शन करें ताकि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का वेलफेयर हो. सिमिलरली कॉरपोरेशंस जैसे कि आरबीआई का फोकस ये रहता है कि हम इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई करें और हम बैंक्स को कितना क्रेडिट अलाउ करें ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस रहे. सिमिलरली बैंक्स का फोकस रहता है कि हम हमारे कस्टमर्स को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करें. तो ऑल दीज फोकस अपॉन इकोनॉमिक वेलफेयर. तो अब इकोनॉमिक एजेंट्स का इन दोनों में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रेलेवेंस है ये देखते हैं. एट माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे ही इकोनॉमिक डिसीजंस को इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लेते हैं. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स का कोई भी रोल नहीं रहता. ये सारे ही यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे कि कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स लेते हैं. However, at macroeconomics we see all the decisions are taken by institutional economic agents. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या ग्रुप, कि हम कितने बड़े ग्रुप को एक साथ ले सकते हैं और कितने बड़े ग्रुप को एक साथ स्टडी कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है ये लिमिटेड रहता है कि हम बहुत कम यूनिट्स को, लिमिटेड यूनिट्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ तो हम सारे ही यूनिट्स को एक साथ कोलैबोरेटिवली स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, हम ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट वाइडर लेवल सिर्फ एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को एज अ होल स्टडी कर सकते हैं. Then next we have different set of assumptions कि हमारी assumptions माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में अलग अलग होती हैं. For example, in micro economics some variables are assumed to be constant at micro level.
बट दे चेंज एट मैक्रो लेवल, कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन वही सेम वेरिएबल्स मैक्रो लेवल पे आके चेंज होते हैं। और ऐसा ही सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होता है कि सम वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एट मैक्रो लेवल बट दे चेंज एट माइक्रो लेवल। कुछ वेरिएबल्स हमारे मैक्रो लेवल पे कांस्टेंट हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि वही वेरिएबल्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इन मैक्रोइकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम। फ्रेंड, इन टॉपिक्स को हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे, तो अभी बस इतना ही समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ही अलग अलग रहता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक का मेन इशू, सेंट्रल इशू है, वो ये कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें। रिसोर्सेज को एलोकेट करना मतलब, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक के लेवल पे देखें तो हर इंडिविजुअल के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, हर इंडिविजुअल की लिमिटेड इनकम होती है। अब वो इनकम को वो इंडिविजुअल कैसे एलोकेट करेगा कि उससे, उसके उस एलोकेशन से उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये मेन इशू रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसे हम स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी सी determination of the overall level of output and employment is the central issue। इसका जो मेन इशू होता है वो ये कि हम हमारे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को, मतलब कि किसी एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, या फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसकी डिटर्मिनेशन मेन सेंट्रल इशू रहता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Then next we see method of study. So method of study of both microeconomics as well as macroeconomics are different. So method of study in microeconomics is called partial equilibrium analysis। अगर आप microeconomic को study कर रहे हो तो जिस method से study कर रहे हो उस method को हम बोलते हैं partial equilibrium analysis। Friends, partial इसलिए कि हम टोटल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, हम किसी भी इकोनॉमी का एक सिंगल यूनिट पिक करते हैं, जैसे कि एक इंडस्ट्री या फिर एक फर्म या फिर एक कंज्यूमर, और उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दैट इज व्हाई द वर्ड पार्शियल इज यूज्ड हियर। However, in macroeconomics, method of study is called general equilibrium analysis, क्योंकि यहाँ पे हम total economy के equilibrium की बात कर रहे हैं। That is why we have used the term general. So it is called general equilibrium analysis. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये है क्या चीज। What is logical at micro level may not be logical at macro level and vice versa। कि माइक्रो लेवल पे जो चीज लॉजिकल है वो जरूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी लॉजिकल हो सकता है वो माइक्रो पे तो हमें लॉजिकल लग रही है, उसका रेलेवेंस लग रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे वही चीज हमें इलॉजिकल लग रही है। फ्रेंड्स, थोड़ा याद कीजिए, अभी हमने एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था माइक्रो लेवल की एजम्पशंस मैक्रो लेवल की एजम्पशन से डिफरेंट होती हैं। कभी कभी जो चीजें माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट होती हैं वो मैक्रो पे कांस्टेंट नहीं होती, और सिमिलरली मैक्रो लेवल के साथ भी होता है कि वहां जो चीजें कांस्टेंट हैं वो माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट नहीं होती। तो सेम रूल हैपेंस, सेम रूल अप्लाइज हियर कि माइक्रो लेवल पे काफी सारी चीजें हमें लॉजिकल लग रही हैं और मैक्रो लेवल पे आके वही इलॉजिकल हो रही हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि मैं क्या लॉजिकल एंड इलॉजिकल कर रही हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक फार्मर हैं और आप पोटैटोज प्रोड्यूस करते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करें और आप सोच रहे हैं कि आप एक पीस ऑफ लैंड और परचेज कर लें जहां पे आप और ज्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा और आपकी ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉस्पेरिटी लेवल है वो भी राइज होगा। अब ये तो हमने देखा इंडिविजुअल के पार्ट पे कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब माइक्रो लेवल पे ये है कि यस, उसकी इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ
व्यू से सोचें कि इकोनॉमी के सारे ही फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड कर दें, अगर सारे ही फार्मर्स और पीस ऑफ लैंड खरीदना स्टार्ट कर दें और उन पे और पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो होगा क्या, इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी में पोटैटोज की सप्लाई एक्सीड हो जाएगी पोटैटोज की डिमांड से। और हम सब जानते हैं कि जब पोटैटोज की किसी भी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होती है डिमांड से, तो हमें प्राइसेस डाउन करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो सेल आउट हो। तो मैक्रो लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि यही चीज, सेम चीज जो माइक्रो पे लॉजिकल लग रही थी कि हाँ अगर हमने एक चीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी तो ये हमारा पर्सनल गेन इंक्रीज करेगी, वही चीज मैक्रो लेवल पे आके एकदम इनवैलिड प्रूव हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा फॉल हो जाएंगे अगर हमें हमारा प्रोडक्ट सेल आउट करना है मार्केट में। तो इसी को हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। इफ अ फार्मर produce more potatoes when there is excess demand for potatoes, it will add to his prosperity. But if all the farmers in an economy produce more potatoes, the aggregate supply will increase, causing the prices and the profits to fall. अगर हमारा एक फार्मर ज्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहा है in excess of demand, तो इससे उसकी प्रॉस्पेरिटी ऐड होगी। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी के सारे ही फार्मर ज्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी डिमांड से इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारे प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स फॉल होंगे। कॉन्सिक्यूटिवली द इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स फॉलिंग इनकम लेवल रादर देन प्रॉस्पेरिटी। और होगा क्या, हमारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी के बजाय इनकम लेवल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है फाइनल गुड्स और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। And consumer goods is again classified into four parts. First is durable goods, second is semi-durable, third is non-durable and fourth is non-material goods. तो चलिए अब एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है फाइनल गुड्स। फ्रेंड्स फाइनल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके होते हैं एंड नाउ दीज गुड्स आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। तो देखते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव बीन क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जिन गुड्स ने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी है, अब वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं, मतलब उन पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी डिजाइन, स्टिचिंग एंड कटिंग एंड पेस्टिंग होना था सब हो चुका है एंड now they are ready for use by the final users. For example, clothes, shoes, bread and butter, etc. Next, final users can be either consumers or producers. Final users, अब final goods को जो यूज करेगा वो है final user। तो final user भी हमारे दो तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है consumer और दूसरा producer। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फ्रेंड्स जब भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो हम उसमें फाइनल गुड्स को जरूर इंक्लूड करते हैं, उनको जरूर हम कंसीडर करते हैं। देन नेक्स्ट, नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज मेड ऑन द फाइनल गुड्स। इन फाइनल गुड्स पे अब कोई भी फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आपने एक शर्ट प्रोड्यूस की है, शर्ट स्टिच की है, तो अब अगर आप कहो कि दिस इज द फाइनल गुड, इसका मतलब अब हमें उसमें कोई भी कटिंग, पेस्टिंग, डिजाइनिंग कुछ नहीं करना, कोई और वैल्यू एडिशन उस गुड पे नहीं हो सकता है। फाइनल गुड्स हमने पीछे देखा था, इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला था कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं और सिमिलरली प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। तो चलिए अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स के बारे में समझ लेते हैं। These are the goods which are ready to use by the final users, that is consumers. These goods meet the immediate need of consumers directly.
फ्रेंड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एकदम रेडी टू यूज हैं बाय द फाइनल यूजर, जो कि इस केस में होते हैं कंज्यूमर्स। हमने पीछे देखा था कि फाइनल गुड्स को कंज्यूमर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर कंज्यूम करने वाला पर्सन कंज्यूमर है, मतलब वो पर्सन जो गुड्स को परचेस कर रहा है टू सेटिस्फाई हिज इमीडिएट नीड, तो उस केस में वो कंज्यूमर कहलाया जाएगा और वो गुड जो उसने परचेस करा है वो फाइनल कंज्यूमर गुड कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बहुत हंग्री हैं और आपने पिज्जा ऑर्डर किया। अब आपने पिज्जा इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज यू आर हंग्री एंड यू वांट टू सेटिस्फाई योर इमीडिएट नीड, दैट इज हंगर। तो इस केस में पिज्जा को हम बोलेंगे कि ये फाइनल कंज्यूमर गुड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, दूसरे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, क्लोथ्स, शूज, TV set, etc. Then consumer goods can be classified into 4 categories, हमने पहले देखा था। तो चलिए अब इन सभी गुड्स को एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, goods that can be used in consumption again and again over a considerable period of time and are of relatively high value। वो गुड्स जो हम बार बार कंज्यूम कर सकते हैं ओवर मेनी ईयर्स, ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ मतलब है कि फॉर मेनी ईयर्स हम किसी गुड को कंज्यूम कर सकते हैं और वो गुड रिलेटिवली हाई वैल्यू, मतलब उसके जो मॉनेटरी वर्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे गुड को हम बोलते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, वॉशिंग मशीन, एटसेट्रा। Then next we have semi-durable goods. Goods that can be used for a period of 1 year or slightly more. These goods are not of a high value. वो गुड्स जो हम सिर्फ 1 ईयर या 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, और वो गुड्स जिनकी वैल्यू इतनी हाई नहीं होती जितना ड्यूरेबल गुड्स की रहती है, तो ऐसे गुड्स को हम सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स, शूज, electric goods, etc. Next we have non-durable और single use goods। हम नाम से ही समझ सकते हैं, वो goods which are used up by the consumers in a single act of consumption। वो goods जो हम एक बार में कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे गुड्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सिंगल यूज गुड्स कहा जाता है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स, पेट्रोल, etc. Then lastly we have services। These are meant to satisfy the human wants and are called non-material goods। वो goods, not goods, लेकिन वो चीजें जो टेंजिबल, ऑब्वियसली हम समझ गए हैं अभी तक 11th स्टैंडर्ड में हमने अकाउंट्स में देखा था कि सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल आइटम्स। तो दीज आर ओनली मेंट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, और नॉन मटेरियल गुड्स हैं, मतलब कि ये कोई मटेरियलिस्टिक आइटम नहीं है, कोई टेंजिबल गुड नहीं है, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, डोमेन सर्वेंट्स, एटसेट्रा। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स are the goods which are ready to use by the final users, that is producers. These are also called capital goods। तो फ्रेंड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं, और ये फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं उनको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, या फिर इन्हें दूसरे वर्ड्स में कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सारे ही फाइनल गुड्स ऐसे नहीं होते जो इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किए जाएं। काफी सारे फाइनल गुड्स जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट, ट्रैक्टर्स एंड कार्स एंड बिल्डिंग्स, ये सारे ही वो गुड्स हैं जो है तो फाइनल, अब उन पे और वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन ये इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करने के बजाय प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे for manufacturing some other goods and producers. So in this case, the final goods will be called as final producer goods. For example, tractors and harvesters used by farmers. जो farmers tractors and harvesters use करते हैं in their field for irrigational purpose, for harvesting purpose, तो वो सारे ऐसे goods हैं जो जिन्हें हम capital goods या फिर final producer goods कहेंगे। These are purchased
for producing other goods but not for meeting immediate needs of the consumers. I hope it is cleared now. These goods are of durable character. Friends, ये goods durable character के होते हैं, मतलब these are expected to be in use for many years, कि ये हम बहुत सालों तक यूज करेंगे और इनकी जो monetary value है वो भी बहुत ज़्यादा होगी. For example, tools, it is equipments, machinery, plants, buildings, etc. तो नीचे एक नोट है, हम उसे भी देख लेते हैं. Expenditure on final consumer goods by the households is called consumption expenditure. Friends, वो expenditure जो household final consumer goods पे कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं consumption expenditure, क्योंकि ये expenditure हमने हमारी consumption के लिए किया है, हमने हमारी immediate need को satisfy करने के लिए किया है. Next, expenditure on final producer goods by the producers is called investment expenditure. वो expenditure जो final producer goods पे किया जा रहा है, और final producer goods पे expenditure कौन करता है? Producers. और इस expenditure को हम बोलते हैं investment expenditure. तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ फाइनल गुड्स पे, तो हम दोनों ही एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन कर लेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स दैट वी हैव इज इंटरमीडिएट गुड्स. फ्रेंड्स, अभी तक हमने फाइनल गुड्स पढ़ा है, फाइनल गुड्स के सारे टाइप्स देख लिए, फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया. तो लास्ट टाइप ऑफ गुड्स, सेकंड टाइप ऑफ गुड्स जो हमारे पास था वो था इंटरमीडिएट गुड्स. तो इसे भी देखते हैं. Intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary line of production. ये वो goods होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब ये अभी भी प्रोसेसिंग में ही है, अभी इनमें कुछ और चेंजेस होने बाकी हैं ताकि ये अपनी फाइनल शेप ले सकें. So these goods are still in the process of production. Second, value is still to be added to these goods. इन goods में अभी value का भी ऐड होना बाकी है, मतलब अभी इन्होंने, जैसे हमारे पास फाइनल गुड्स में था कि वहां पे कोई भी फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना था, ऑन द कॉन्ट्ररी इन गुड्स की वैल्यू अभी आगे और ऐड होगी. Thirdly, which are yet not ready to use by the final users. ये अभी फाइनल यूजर्स इनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट येट रेडी टू यूज. अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी इनमें और ज्यादा चेंजेस होने बाकी हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट और फ्लोर आर द इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द ब्रेड मैन्युफैक्चरर. ब्रेड को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हैं सॉल्ट एंड फ्लोर. सो दीज सॉल्ट एंड फ्लोर आर द इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों? क्योंकि अभी इन पे और ज्यादा प्रोसेसिंग होगी और इनमें चेंजेस किए जाएंगे और फिर ये अपनी फाइनल शेप में आएंगे जो कि है यहाँ पे ब्रेड. Secondly, shirt purchased by firm A from firm B for resale is an intermediate good. तो मान लीजिए कि एक फर्म A है और उसने शर्ट परचेज की है फर्म B से, और इस फर्म A ने शर्ट इसलिए परचेज की है ताकि ये उस शर्ट को सेल आउट कर सके और उस पर फिर फाइनल प्रॉफिट अर्न कर सके. तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये शर्ट भी इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर की जाएगी. तो इसका रीजन ये है कि इस पे अभी और वैल्यू ऐड होनी है. वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दिस शर्ट. आपने जिस कॉस्ट पे शर्ट खरीदी है, आप सेम उसी कॉस्ट पे शर्ट आगे सेल आउट नहीं करोगे, आप जरूर उस पे कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन रखोगे और उसको फिर प्रॉफिट के बाद सेल आउट करोगे. तो क्योंकि इसमें वैल्यू अभी ऐड ऑन होना है, हालांकि ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से क्रॉस तो कर गई है, बाहर तो निकल गई है, बट स्टिल एक भी चीज अगर इंटरमीडिएट गुड्स की यहाँ पे एक भी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखी तो वी विल कंसीडर देम एज एन इंटरमीडिएट गुड. Lastly, wood purchased by carpenter for making furniture. अगर किसी कारपेंटर ने वुड परचेज किया है फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये वुड भी यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड कहलाया जाएगा. नोट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को कंप्यूट करते समय हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं.
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है टू आइडेंटिफाई वेदर अ गुड इज इंटरमीडिएट और अ फाइनल गुड। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल गुड्स है। मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एग्जांपल में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। आई होप अब आपने कर लिया होगा। फ्रेंड्स इसको क्लासिफाई करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या आगे जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहे होंगे तो वहां पे हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी होती है। तो इन दैट केस अगर हमने गुड्स को गलत क्लासिफाई कर लिया और इंटरमीडिएट गुड को फाइनल गुड या फिर फाइनल गुड को इंटरमीडिएट गुड कंसीडर कर लिया तो हमारा सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो बेटर इट इज कि हम इसी स्टेज पे इस डाउट को कंप्लीटली क्लियर कर लें ताकि आगे जाके हमारे लिए बहुत आसानी हो। तो चलिए अब देखते हैं। First, sugar used by a firm to make biscuits and B, sugar used by households। तो यहाँ हमने देखा कि शुगर को एक फर्म यूज कर रही है बिस्किट्स बनाने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे शुगर एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज हुआ है टू मेक द फाइनल गुड दैट इज बिस्किट्स। सो ऑब्वियसली इट इज द इंटरमीडिएट गुड। एंड सेकेंडली शुगर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स, तो हाउसहोल्ड्स यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई देयर इमीडिएट नीड, बी इट फॉर मेकिंग टी, बी इट फॉर कंज्यूमिंग डायरेक्टली। सो यहाँ पे शुगर जो है वो फाइनल गुड है। नेक्स्ट, पेपर परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट एंड पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। तो पेपर परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट इज purchased for satisfy his immediate need, either for making notes or for making chart or for making project, for anything that is consumed immediately. So this is the example of final good. However, in the second case, paper purchased by a publisher, पब्लिशर के परचेज करने का मतलब है कि उस पब्लिशर ने उस पेपर को परचेज किया है ताकि वो उस पेपर पे अपनी बुक्स को पब्लिश कर सके। दैट मीन्स इस पेपर पे अभी और वैल्यू ऐड होना बाकी है। दिस इज स्टिल इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। लास्टली, कार परचेज्ड बाय अ डीलर एंड कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर। फ्रेंड्स डीलर ने कार परचेज किया है, दैट मीन्स ही हैज परचेज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। वो आगे इस कार को रीसेल करेगा और रीसेल करने का मतलब वो उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन रखेगा एंड देन उसको सेल आउट करेगा। दैट मीन्स इस कार पे अभी और वैल्यू ऐड होना बाकी है। सो दैट मीन्स दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड। एंड हियर कार परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स टैक्सी ऑपरेटर ने कार को परचेज इसलिए किया है ताकि वो उस कार की हेल्प से अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड, जहां पे प्रोड्यूसर कोई गुड को परचेज करता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर सके। सो द सेम रूल अप्लाइज हियर। टैक्सी ऑपरेटर ने कार परचेज किया, उसकी मदद से उसने अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज किया। सो दिस is an example of final good but final producer good. Now it is not possible to name one set of goods as intermediate goods and another set of goods as final goods. ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक सेट ऑफ गुड्स को, एक टाइप ऑफ गुड को बोलो कि इंटरमीडिएट है और सेकेंड टाइप ऑफ गुड को कहो कि ये फाइनल है। जैसे कि हमने ऊपर देखा ही है, दोनों केसेस में सेम ही गुड थे, यहाँ पे भी शुगर था और यहाँ पे भी शुगर था। तो हमने देखा कि एक केस में शुगर इंटरमीडिएट है, दूसरे केस में शुगर फाइनल है। तो कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है हमारे पास फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को क्लासिफाई करने का। द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ गुड्स। तो हम डिस्टिंक्शन कैसे करें, हम कैसे क्लासिफाई करें? इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज। टू चेक द एंड यूज, वी सी whether the good is used by a producer as raw material or purchased by the households for final consumption। अब अगर आपको एंड गुड्स चेक करना है, एंड यूज चेक करना है, तो आप बस ये देख लीजिए कि उस गुड को परचेज करने वाला प्रोड्यूसर है या फिर हाउस होल्ड है, और प्रोड्यूसर ने उस गुड को एज अ रॉ मटेरियल परचेज किया है या फिर एज अ फाइनल गुड परचेज किया है। रॉ मटेरियल है तो ऑब्वियसली वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन अगर फाइनल गुड के तरीके से परचेज किया है, जैसे यहाँ पे हमने टैक्सी ऑपरेटर वाले एग्जांपल में देखा कि उसने कार को परचेज किया था एज अ फाइनल गुड, अब उस कार पे कोई वैल्यू तो ऐड नहीं होना है, लेकिन वो उसकी मदद से अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। तो रॉ मटेरियल है तो दैट मीन्स इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। और अगर हाउस होल्ड ने परचेज किया है फॉर द फाइनल कंजम्पशन, सो इन दिस केस इट इज अ फाइनल गुड।
Note, a good purchased by a dealer or the purpose of resale is an intermediate good. I hope ये अब आपको समझ में आ गया होगा. किसी भी गुड को अगर डीलर ने या फिर रीसेल के पर्पस से अगर परचेज किया है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, बिकॉज उस पर भी और वैल्यू एडिशन होना है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है स्टॉक्स एंड फ्लोज. तो यहां हम देखते हैं द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज मेजरेबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फ्रेंड्स, स्टॉक एंड फ्लो में एक ही बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, सिर्फ एक ही दोनों में डिफरेंस अराइज होता है, एंड वो डिफरेंस है मेजरेबिलिटी का, कि एक को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं और दूसरे को ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं. Be it noted that both stock and flows are variables. और दोनों स्टॉक और फ्लो दोनों ही हमारे वेरिएबल्स हैं. और वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी विच वेरीज. वेरिएबल मतलब कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो चेंज होती है इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्टॉक. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि स्टॉक और फ्लो दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं, एंड विद वेरिएबल्स वी मेंट एनीथिंग दैट इज मेजरेबल. एनी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं. तो स्टॉक में भी यही है. स्टॉक इज अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स, इन केजीज, इन मीटर्स, इन लीटर्स. तो कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है और वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजरेबल है. मतलब हम किसी चीज को जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, हम उसे स्टॉक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, on Monday at 3 p.m. a country owns and commands stock of machines, buildings, accessories, etc. यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने कहा है कि मंडे को एग्जैक्टली 3 बजे कंट्री के पास मशीन्स का या बिल्डिंग्स का या एक्सेसरीज का कितना स्टॉक था. तो ये हमें बता रहा है कि स्टॉक क्या होता है. कोई भी क्वांटिटी जो आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की, दैट इज अ स्टॉक. जैसे इट इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल को हम हमेशा स्टॉक मानते हैं क्योंकि कैपिटल को हम एक स्पेसिफिक डेट पे मेजर करते हैं. A stock has no time dimension. This is the most important thing that differentiates stock with flow. अगर आपको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो बस ये देख लीजिए कि टाइम डायमेंशन किस में है. स्टॉक में कभी भी टाइम डायमेंशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना इस कंट्री में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो मेजर करना है, तो यहाँ पे मैंने एक साल को इंक्लूड करा, मतलब मैंने टाइम डायमेंशन को इन्वॉल्व करा. और जैसे ही टाइम फैक्टर बीच में आ जाता है तो वो फ्लो कंसीडर किया जाता है और स्टॉक नहीं होता. तो हमने देखा स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता. जैसे कि मशीन का स्टॉक कितना था 3 बजे, तो यहाँ पे हमने एट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बात की, दैट इज अ स्टॉक. अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक आर वेल्थ, फॉरेन डेट्स, लोन्स, इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, पॉपुलेशन एटसेट्रा. वेल्थ, फ्रेंड्स, वेल्थ को हम हमेशा स्टॉक मान के चलते हैं क्योंकि वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है. अगर आप मुझसे पूछो कि अच्छा, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी पूरी साल की वेल्थ कैलकुलेट करूँ कि एक साल में मेरे पास कितनी वेल्थ है, तो फ्रेंड्स फिर हम उसे वेल्थ नहीं बोलते, हम उसे इनकम बोलते हैं. वेल्थ वही होता है जो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की है, मेजर की है. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड फॉरेन डेट्स, कि आपके पास कितना डेट है एक डेट को, ये भी स्टॉक है. लोन कितना है, ये भी स्टॉक है. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो स्टॉक को ही बोला जाता है. देन ओपनिंग स्टॉक, देन पॉपुलेशन एटसेट्रा. सो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फ्लो. A flow is a quantity which is measured with reference to a period of time or a length of time. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, फ्लो वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं या तो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर किसी लेंथ ऑफ टाइम के लिए. मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल आता है, जैसे कि आवर्स
या वीक्स या मंथ्स या ईयर्स, जैसे कि 3 आवर्स में हमने कितना प्रोडक्शन किया है, या फिर 5 वीक्स की हमारी सेल्स कितनी है, या फिर 6 मंथ्स का हमारा प्रोडक्शन कितना है, या फिर 2 इयर्स के हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं। तो जैसे ही आप लेंथ ऑफ टाइम को इंक्लूड करते हो तो फिर वो वेरिएबल हमारा फ्लो कहलाता है। It has time dimension, yes. For example, national income is a flow. नेशनल इनकम को हम फ्लो कहते हैं क्योंकि ये वो इनकम है जो हम पूरे साल की कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम डायमेंशन यहाँ इंक्लूडेड है। It describes the flow of goods and services which become available to a country during a year. जैसे कि हमारे पास गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कितना हो रहा है कंट्री में, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज आर चेंजिंग हैंड्स, एक सप्लायर से डीलर तक एंड देन कंज्यूमर तक, देन कंज्यूमर से दोबारा जब वो स्क्रैप हो जाता है फिर मार्केट में फ्लो होता है। तो ये फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक कंट्री में ड्यूरिंग अ ईयर। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ फ्लो। Other examples include income of a person which is earned during a week or month or a year. Income को हमेशा हम एक ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि वीक या फिर मंथ या फिर ईयर। Investment is a flow as it is an addition to the stock of capital. Friends, investment अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो भी पहले से स्टॉक ऑफ कैपिटल था उसमें एडिशन है। तो कैपिटल अगर सिर्फ होता तो वो स्टॉक होता, लेकिन उस कैपिटल में अगर हमने कुछ एडिशन किया है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फ्लो। सम अदर एग्जांपल्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, depreciation, interest, exports, imports, change in inventory, change in money supply, profit, rent, etc. फ्रेंड्स, ये सारे ही वो एग्जाम्पल्स हैं, उन आइटम्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर, हमारा एक मंथ का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सेविंग्स, हमारे एक साल की सेविंग्स कितनी है, डेप्रिसिएशन आपने देखा होगा अकाउंट्स में हमेशा हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट हमेशा हम 6 मंथ्स का या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर वीकली और यूजुअली ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी हम हमेशा एक साल के मेजर करते हैं। देन इन्वेंट्री में अगर चेंज हो रहा है, फ्रेंड्स किसी भी वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो वो हमेशा फ्लो कंसीडर किया जाएगा। Similarly, change in money supply, then profit and rent, ये सारे ही वो वेरिएबल्स हैं जो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है वो है इन्वेस्टमेंट्स। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। Investment means addition to the stock of capital goods such as buildings, equipment or inventory that adds to the future productive capacity of the economy. फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब आप अपने कैपिटल गुड्स के स्टॉक में, मतलब कैपिटल गुड्स हमने पहले भी देखा था जिसे हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें हम कुछ और एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो आपके पास 2 बिल्डिंग्स थी और उन दोनों बिल्डिंग्स को आप अपने गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो और उसको इंक्रीज करने के लिए आपको एक तीसरी बिल्डिंग खरीदनी पड़ जाए, तो वो जो तीसरी बिल्डिंग पे किया हुआ खर्चा है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स में कुछ एडिशनल खर्चा करते हो, जैसे कि बिल्डिंग्स में या फिर इक्विपमेंट में या फिर इन्वेंट्री में, ताकि आपकी फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी आपका ये स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंज होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वही तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी था, जैसे ही हमारा कैपिटल गुड्स का स्टॉक चेंज हो रहा था हम बोल रहे थे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
It refers to the expenditure by the producers during an accounting year on the purchase of all such goods which add to their stock of capital as well as expenditure on the replacement of existing fixed assets. फ्रेंड, जो हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है सेम वही कॉन्सेप्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का होता है, दोनों सेम ही चीजें हैं. मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको दो नई चीजें समझानी थी. तो ये भी वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑन द परचेज ऑफ ऑल सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो या तो आपके कैपिटल के स्टॉक में एड ऑन कर रहे हैं. जैसे हमने देखा था 2 बिल्डिंग्स पहले थी और तीसरी बिल्डिंग खरीद ली, तो आपका जो 2 बिल्डिंग का स्टॉक था उसमें ऐड कुछ एडिशन हुआ है, तीसरी बिल्डिंग आ गई है, तो ये इन्वेस्टमेंट है. तो ये तो हमने समझ लिया था. बात जो समझने की है वो हम देखते हैं as well as expenditure on the replacement of existing fixed assets. हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यूज के साथ साथ हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती जाती है. जैसे कोई मशीनरी अगर आप 5 सालों से यूज कर रहे हो तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है लगातार, और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन का. तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ये भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कंसीडर किया जाता है, ये भी इसी का पार्ट होता है. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर एडिंग टू देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, जब आप स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ एड ऑन कर रहे हो, या फिर डेप्रिसिएशन जब आप कुछ एड ऑन नहीं कर रहे जबकि किसी एग्जिस्टिंग स्टॉक को ही रिप्लेस करने के लिए फंड्स सेव कर रहे हो. तो दोनों ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है. सो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द डे is net investment. Friends, net investment मैंने अभी आपको बताया it is the component of gross investment, और मैंने आपको समझा भी दिया है. लेकिन जब एग्जाम में कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करने का तो we have to write separately gross investment and separately net investment. तो देख लेते हैं. इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ ऑल सच गुड्स विच एड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. वो सारा ही एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को एड ऑन करने पे, वो सारा ही खर्चा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है. एंड इट एनहांसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है जब आप एक नया इक्विपमेंट खरीद रहे हो, नए प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी. जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी. एंड प्रमोट एफिशिएंसी, और इससे एफिशिएंसी भी आती है. सो आफ्टर नेट इन्वेस्टमेंट द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज डेप्रिसिएशन. Well, I assume you all are familiar with the concept of depreciation. फिर भी देख लेते हैं. Depreciation is the expenditure by the producers on the replacement of existing fixed assets. जब आप किसी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो वो डेप्रिसिएशन है. और ये रिप्लेसमेंट का खर्चा हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हो यूज करते करते, एज वेल एज एक्सीडेंटल डैमेजेस भी हो सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी हो सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.